फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस, और दूसरी चीज एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, दो चीजों के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने ही क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को डाला था विज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद जॉन लॉकी। कुछ विशेष समझना नहीं है इन सब के बारे में, बस जो जो योगदान है उसको याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने दिया था, फ्रांसिस बेकन ने दिया था। फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस किसको कहते हैं, इनको कहते हैं जॉन लॉके। ठीक है, आप लोग एक गाना सुने होंगे, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख दिया नाम उस पे तेरा, जॉन लॉके। ठीक है, जब जब इसको याद कीजिएगा जॉन लॉके को, तो यही गाना गाइएगा। ठीक है, ये कहते हैं जॉन लॉके कि हम लोग का जो माइंड होता है ना, वो होता है टेबुला रासा। अब ये क्या है सर, टेबुला रासा ग्रीक या लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कोरा कागज, सादा कागज। ठीक है, व्हाइट पेपर, अर्थात ब्लैंक पेपर। ठीक है, सादा कागज। तो इसने बोला कि माइंड जो होता है ना, वो कोरा कागज होता है, टेबुला रासा। और इस पे क्या है कि हम लोग इस पे अपने एक्सपीरियंस से जो है ना राइट कर देते हैं। तो माइंड अगर कागज है तो पेन क्या है, पेन है हम लोग का एक्सपीरियंस। हम लोग अपने लाइफ का एक्सपीरियंस क्या करते हैं, अपने माइंड पे राइट करते हैं। कितना सही बात है कि जो हम लोग का एक्सपीरियंस होता है लाइफ के प्रति, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वही क्या होती है, हमारी रियलिटी बनती है। अब मान लीजिए कि कोई एक यंग मैन है। ठीक है, कहते हैं कि सपोज कर लीजिए कोई यंग मैन, मतलब यंग मैन नहीं, सपोज कोई बच्चा हो, कोई लड़का हो, उसमें प्रकृति ने सारी खूबियां भर के दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बचपन से लेके मतलब युवावस्था तक, या समझिए कि बुढ़ापे तक, पूरे जीवन में उसको कुछ भी छोटी सी चीज उसको कहीं से जीवन से मिला ही नहीं है, कुछ भी उसको मिला ही नहीं। और उसको लगता है कि क्लूलेस फील होता है कि साला मतलब दुनिया का हर खराब चीज मेरे ही हिस्से क्यों पड़ा है। और उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, सिचुएशन ऐसा है, उसमें उसका भी कहीं भी कोई दोष नहीं है। तो उसका जो ब्लैंक पेपर होगा, उसका जो कागज होगा, उसका जो माइंड होगा, वो कितना पेनफुल हो सकता है ना। उस पे कितनी सारी वो चीजें, उसके माइंड में इनजस्टिस का सेंस रहेगा, है ना, कि मतलब मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। वो ईश्वर पे बिलीव नहीं करेगा और कर्म सिद्धांत पे बिलीव नहीं करेगा। आप उसको, ठीक है, आप उसको भले जिस रंग से पेंट करने की कोशिश करो, पर कागज पर कलर कौन कर रहा है, व्यक्ति का एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ब्लैंक पेपर है, उस पे उसके एक्सपीरियंसेस से जो है कलर हो रहा है। अब जो कलर्ड पेपर है ऑलरेडी, उस पे आप कलर करने की कोशिश करोगे तो कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि कैसा कलर उस पे है और कैसा कलर आप डाल रहे हो। तो जो कलर आप डाल रहे हो पेंट ब्रश से, मान लो, वो क्या इन्फ्लुएंस है, वो इन्वायरमेंट का फैक्टर है। ठीक है, और जो कलर उस पे उसके अनुभवों से लिखा गया है, सपोज कि उसके अनुभवों ने ब्लैक कलर से उस कागज को पोत दिया, अब आप उस पे कोई भी कलर डालो, वो कलर क्या होगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसी यही डेप्थ है जॉन लॉके का। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि यहाँ कागज है, उस पे मेमोरी की तरह हम लोगों ने जो लिख दिया वो वैसा हो गया। इसको हर तरीके से समझना है, इमोशन के वे में समझना है, इन्फ्लुएंस के वे में समझना है, इन्वायरमेंट के वे में समझना है। जैसे हम लोगों ने देखा ना, हम लोग एक क्लासरूम में हम लोग एक एग्जाम्पल करते थे थाउट एक्सपेरिमेंट, कि ड्रिंक करना और स्मोक करना मतलब वो क्या है, मतलब उसको कैसे कोई देखता है, नहीं देखता है। या फिर ये चीज भी है कि फ्लर्टिंग बिहेवियर को हम लोगों ने देखा है ना, या फिर स्त्रियों के प्रति अगर मारपीट करते हैं, उसको कौन व्यक्ति कैसे देखता है। तो कोई व्यक्ति उसके प्रति कितना नॉर्मल है और उसके लिए कितना ऑफेंसिव है, डिपेंड करता है कि वो कैसे समाज में पला बड़ा है। अगर वो ऐसे समाज में पला बड़ा है जहाँ अपने सारे भाइयों को, ठीक है, अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाई को, पिता को, चाचा को, सबको एक घर वाली और चार बाहर वाली संभालते देखिए, तो वैसी महिला को के लिए आई तो नॉर्मल बात है, लड़का लू का तो आदत ही ऐसा होता है। तो उसके साथ भी जो पुरुष होगा, अगर उसको भी वैसा दिखेगा तो हाँ कोई बात नहीं, ये लोग तो, हम तो मेन है ना, क्वीन तो हमें, बाकी सब तो साइड किक है। तो ऐसे करके वो अपने आप को
वो चीज़ कर लेगी। उसमें कभी वो स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं कि हम पकड़ के इसको चूर दें और इसका पूरा जो है ना घर में आग लगा देंगे अगर मेरे अलावा किसी को दिखेगा, वो स्ट्रेंथ उसमें आएगी ही नहीं। वो स्ट्रेंथ किसमें रहेगी इनेट? उसमें जिसने ये सब चीज़ें देखी नहीं होगी, जिसको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, जो इन चीज़ों से नॉर्मलाइज़ नहीं किया होगा। तो आपका जो माइंड है, उस माइंड को क्या कलर करता है? आपके एक्सपीरियंसेस कलर करते हैं, वो आपको बनाते हैं क्या? इसीलिए ना ये चीज़ है कि कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। थोड़ा ये वाली चीज़ ऐसे होती है। संगत क्या करती है? हम लोग के एक्सपीरियंस को बनाती है और एक्सपीरियंस फिर हम लोग के माइंड को कलर करता है। जैसे गाली-गलौज, अगर आपके सर्किल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गाली-गलौज करता हो, ठीक है? या फिर जो फ्रस्ट्रेटेड हो या फ्रस्ट्रेटेड हो भी तो उसकी ज़ुबान ऐसी नहीं हो, तो आपकी भी ज़ुबान से गाली-गलौज कम निकलेगा। लेकिन आपके घर में और आपके आस-पास में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में होगी, तो ज़ुबान पे गाली आना आसान हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे समाज और कैसे जगह से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे गाली की जैसे बात है, अगर पर्सनल बात किया जाए, तो हमको गाली तभी आती है जब एक्सट्रीम एंगर में रहते हैं और एक्सट्रीम एंगर से भी नहीं आता है, जब अगला एकदम 200% डिज़र्व करता है कि हाँ, उस गाली को खाने के लिए मतलब दुनिया का कोई भी कोर्ट या कोई भी व्यक्ति उसको मतलब उस व्यक्ति को वो गाली देने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति हम होंगे, ये समझ लीजिए। तब जाके मेरे मुँह से निकलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बेवजह भी जो है न बस आप किसी से डिस्प्लीज़ हो गए, आप किसी से नाराज़ हो गए, है ना? किसी की बात से नाराज़ लग गए हो गए, तो मात्र उसी बात मात्र से आपने गाली दे दिया, डिस्प्लीज़र को एक्सप्रेस करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का है तो स्ट्रॉन्ग हेट्रेड कि यार मतलब बहुत गलीज है और इतना ही ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है कि उसको गाली के अलावा कुछ दिया ही नहीं जा सकता है। तब वहाँ पे निकलता है। तो अलग-अलग सिचुएशन पे अलग-अलग तरीके से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। गाली है, उस गाली का मतलब एक ही है, लेकिन उसको कैसे अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक एक को एक व्यक्ति अगर किसी को गाली देता है तो उसका कहने का ये मतलब है कि वो ये डिज़र्व करता है, वो ऐसा है। दूसरा व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उसके गाली देने का मतलब ये नहीं है कि वो डिज़र्व कर रहा है। उसके गाली देने का ये मतलब है कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो हम गाली बक दिए तुमको, ठीक है? तो अब ये समझना मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति एक पार्टनरशिप में हैं, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जिस व्यक्ति के मुँह से गाली निकलती नहीं, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और एक व्यक्ति है जो कि नाराज़ होने पर गाली दे देता है। तो सिचुएशन ऐसा आएगा कि ए और बी जो है, बी जो ऐसे एनवायरनमेंट में पला-बड़ा है जहाँ ज़ुबान पे खाली गाली ही रहता है और ए ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ गाली देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब क्या हुआ कि बी ने ए को कभी नाराज़गी में ऐसी गाली दे दी जो ए को आज तक बचपन से किसी ने नहीं दी थी और ये बहुत बड़ा वर्ड था। मतलब और ये जिस सोसाइटी और समाज से बिलॉन्ग करता है कि वहाँ जुबान का ऊपर-नीचे हो जाने से ना मतलब खानदानी दुश्मनी हो जाती है, सिर्फ़ जुबान के ऊपर-नीचे चॉइस ऑफ वर्ड से। गाली तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बी ऐसे खानदान से बिलॉन्ग करता है जहाँ गाली से नीचे बात ही नहीं होती। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अगर इस बात को नहीं समझा गया कि गाली किस तरीके में, किस वे में यूज़ की जा रही है, तो लफड़ा हो जाएगा बड़ा हेवी। इसको तो तकलीफ हो जाएगी भाई ये तो मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब इतना बड़ा गाली, इस पे तो फैमिली फ्यूड हो जाए हम लोग के घर में। आप ऐसे कैसे बोल दिए? फिर तो ये समझ रहे हैं, जैसा कलर, जैसा एक्सपीरियंस वैसा माइंड का रंग। अब माइंड का यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो एक्सपीरियंस था ना यानी ये जो माइंड का कलर था और इसको एक्सप्रेस करने के जो बिहेवियर्स हैं, वो बिहेवियर कई बार सेम हो सकते हैं, लेकिन उन बिहेवियर का मतलब अलग-अलग हो सकता है। देखिए, यही चीज़ हम कह रहे हैं ना, गाली दोनों सिचुएशन में दिया आदमी, लेकिन दोनों के गाली देने का बिहेवियर का मतलब अलग था। ए व्यक्ति जो है अगर वो गाली देता है तो वो इस चीज़ को सिम्बोलाइज़ करता है कि घृणा और नफ़रत को सिम्बोलाइज़ कर रहा है और बी व्यक्ति अगर गाली देता है तो वो उसके डिस्प्लीज़र को सिम्बोलाइज़ कर रहा है। डिस्प्लीज़र मतलब नाराज़गी। अगर वो किसी को गाली दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे घृणा करता है या वो उसको पसंद नहीं करता। बस अभी जो है एट द मोमेंट उसको अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या होगा कि ए व्यक्ति अगर मान लो किसी को गाली देता है, ठीक है? अगर ए व्यक्ति के मुँह से किसी के लिए गाली निकल गई है, तो आप बी व्यक्ति जो है ना इस बात के लिए श्योर रहे कि ए व्यक्ति कभी भी जो है बी जो जो पर्सन बी है ना, वो इस बात के लिए श्योर रहे कि ए ने जिसको एक बार गाली दे दी है,
उसके साथ गले तो कभी नहीं मिलने वाला, उसको कभी नॉर्मलाइज नहीं करने वाला, उसके साथ हंसने बोलने बात तो नहीं करने वाला। बी इस बात के लिए श्योर हो गया, लेकिन ए इस बात के लिए कभी श्योर नहीं हुआ, क्योंकि ए को लगता है बी तो गाली नॉर्मली दे दिया, आज गाली दे दिया, उसको ऐसे वैसे बोल दिया, तो ए का माइंड सेट ऐसा है कि ये खुद के दृष्टिकोण से देख रहा है कि भैया हम तो गाली उसको देते हैं तो डिजर्विंग है, मतलब गाली देने का मतलब है आप आउट हो, एकदम गेट आउट हो मेरे सर्कुलर दिमाग से सदा के लिए, तभी आपको गाली पड़ी, तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब ए ये देखता है कि बी ने जो है अभी कुछ वक्त पहले जो है सी को जो है गाली दी थी, जम के गरियाया था, धोया था, और अभी 1 महीने बाद जो है उससे हंस बोल रहा है, बढ़िया से बातचीत कर रहा है, और फिर हम ही को ये बता रहा है कि अरे तो क्या हो गया, कोई खराबी होने से अच्छा तो नहीं हो जा रहा है। इसका दिमाग घूम रहा है कि क्या मतलब है, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है क्या। तो इसी सब कारण से ना क्या होता है कि आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेप करते हैं। क्यों बोला जाता है कि गाली गलौज नहीं करना चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए, जैसे, तो ये चीज है कि अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, आपके पेरेंट्स बदजुबानी करते हैं, तो लगा दीजिए खड़े खड़े पेरेंट्स का क्लास वहीं पे, तुरंत, जैसे आपका लगाते थे बचपन में। कोई उसमें घर का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं गिरना चाहिए। इससे क्या होगा, आप बी व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, और आपको कोई ए ढंग का व्यक्ति अगर मिलेगा ना, तो वो उसको परेशानी होगी आपके कारण, कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई। तो ये जो कंडीशनिंग वाली बात है, ठीक है, जॉन लॉके ने क्या कहा है, इसके बाद ये कहते हैं टू फोल्ड प्रोसेस, यानी कि दोहरी प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्त करना एक दोहरी प्रक्रिया है। अब ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है? नहीं, जो नॉलेज है, ठीक है, ह्यूमन नॉलेज, यहाँ पे ज्ञान का मतलब है ह्यूमन नॉलेज। यही सब ना हम लोग के आर्ट्स में थोड़ा बहुत ऐसा चीज है। आज हम गेट का एग्जाम दे करके आए, तो हमको समझ में आया कि साइंस एक्चुअली में ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। आर्ट्स में एक ही क्वेश्चन का 4 आंसर हो सकता है, आप 4 दृष्टिकोण से अलग अलग देखें तो, और इसी में मेरा दिमाग का दही हो जाता है, चाहे नेट का एग्जाम हो चाहे इसका एग्जाम हो। दिक्कत इस बात से नहीं हो रही कि आंसर आ रहा है, दिक्कत इस बात से आ रही है कि उस प्रश्न को उत्तर करने के 4 दृष्टिकोण मुझे आ रहे हैं, और चारों दृष्टिकोण से आंसर में वेरिएशन आ रहा है, तो हम करें कौन सा। तो ये वाली समस्या हम लोग के फिलोसफी और साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो है मिलती है, इसी कारण से आपको इन दो सब्जेक्ट में सबसे कम नेट क्वालिफाइड लोग दिखेंगे। जिस भी जिस भी सब्जेक्ट में ना आपको ये होगा, क्या बोलते हैं, डिफिनीट होगा, सब्जेक्टिविटी के लिए स्कोप कम होगा, डिफिनीट ज्यादा होगी कि एक्स बराबर वाई है तो एक्स बराबर वाई ही है, उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको नेट हो, गेट हो, या जो भी इस तरीके का गेट हो, या इस तरह के जितने भी कंपटीशन है ना, सब में क्वालिफाई करने वालों की संख्या ज्यादा मिल जाएगी, और एटलीस्ट ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा मिल जाएगी जो समझ पा रहे हैं। और साइकोलॉजी और फिलोसफी विषय में आपको ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा संख्या मिलेगी, 8 8 10 10 बार नेट दिए है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, 10 बार देने के बाद, यानी तैयारी करने के बाद भी पल्ले नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली में काफी सब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखे, ज्ञान प्राप्त करना दोहरी प्रक्रिया, और यहाँ पे ज्ञान का मतलब क्या था, ह्यूमन नॉलेज। एक वर्ड सिर्फ ज्ञान का, एक वर्ड सिर्फ नॉलेज का अलग अलग मतलब अलग अलग लोगों के लिए हो जाता है, अलग अलग जगहों पर, समझ रहे हैं? तो इसीलिए विषय है भारी। विज्ञान के विद्यार्थी जितना मेहनत करते हैं उतना हम लोग भी मेहनत नहीं करते हैं, जबकि उससे ज्यादा करने की जरूरत है। आज गेट के क्वेश्चन में देख करके आए, लॉग से क्वेश्चन पूछा था, जनरल एप्टीट्यूड बोल करके, फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से मैथ में क्वेश्चन पूछा था, इटरेशन प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा था, और ये जनरल एप्टीट्यूड बोल करके, ये 3 क्वेश्चन मेरा मैथ में जो एक ऐसे करके था, √12 टू 130.5। अब 130.5 के बाद जो अगला जो सीक्वेंस था, उसके बीच में इतना नंबर था, उसके बाद फिर अगला नंबर था, और ऐसे करके 12 का सीक्वेंस था। 12वां नंबर और इसका पहला नंबर के बीच का रेशियो मांग रहा था, और कैलकुलेटर जो वहां पे स्क्रीन पे आ रहा था, उस कैलकुलेटर में ये √12/2 का कैलकुलेट करने का वैल्यू नहीं आ रहा था। बहुत दिमाग खपा करके जब हम वहां तक पहुंचे, तो उसके बाद जो आंसर आया वो चारों से मेल नहीं खा रहा था। तो क्वेश्चंस जो है ना, केवल आर्ट्स के जो सब्जेक्टिव है ये तो है ही,
ऊपर से पेपर, जो जनरल पेपर है उसमें भी कॉम्पिटिटिव में ये लोग ना माथा दर्द वाला क्वेश्चन से बढ़ाते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन टैक्सेशन से दिया था और एक क्वेश्चन अकाउंटिंग से दिया था, जनरल एप्टीट्यूड बोल के। अब अकाउंटिंग कॉमर्स में आता है और टैक्सेशन फाइनेंस में आता है। तो संभव ही नहीं है कि आप उसकी तैयारी कर पाएंगे उस एग्जाम के जनरल एप्टीट्यूड पेपर की। एक ही चीज संभव है कि क्वेश्चन पढ़ना है, उसको देखना है, समझना है, दिमाग को विकसित करने की कोशिश करनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज हमको नहीं पता था, तो नहीं पता था तो क्या करते, एक, दो, तीन, चार ऐसे करके बोला कि 302वां नंबर पे जो आएगा, तो आर्टिकल 302वां नंबर पे जो इसमें इसमें कुछ नंबर दिया था, 8 था, 11 था, 15 था, 18 था, तीन तीन का अंतर था। बोला 302वां नंबर पे जो आएगा उसको निकालो। अब सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करना पड़ा, क्वेश्चन बनता ही नहीं। नहीं क्वेश्चन बनेगा तो क्या करेंगे आप, तब देखेंगे इसके बीच में तीन का अंतर है, इसके बीच में तीन का अंतर है, इसके बीच में तीन का अंतर है, तो क्या किया जाए, 302वां नंबर पे होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, तीन तीन छह, 8 में 6 जोड़े 15 आ गया, तीन तीन छह प्लस तीन 9 हुआ, 8 में 9 जोड़े 18 आ गया। मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच का जो अंतर है 3x है। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर बी पॉइंट हमें 302 पता है, ठीक है, 302 पता है, ए पॉइंट जो है 8 पता है, और बीच में 3x है, तो हमको क्या करना है, 3x प्लस 8 बराबर 302। इस तरीके से करके हम आंसर निकाल लें, एक्स का वैल्यू निकालें। ये चीज सीक्वेंस एंड सीरीज के किसी मेथड में नहीं है। उस टाइम पे हमको अलग मैथ का आविष्कार करना पड़ गया इसको सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को देख करके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना घुमाने वाले रहते हैं, और गेट एग्जाम दे के हमको यही लगा कि नेट से कई गुना भारी है। और भारी इसलिए, क्वेश्चन टफ होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। 65 क्वेश्चन और 180 मिनट, 2 घंटे से पहले एग्जाम खत्म हो गया था। 65 क्वेश्चन में आपका पहला 10 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड से, 15 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग और उससे, और 39 क्वेश्चन रहेगा मात्र साइकोलॉजी से। पूरी साइकोलॉजी पे मात्र 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन में अगर आपको आता होगा तो ठीक है, और नहीं आता होगा तो नहीं। ऊपर से नेट के जैसा ऑप्शन नहीं कि बी सी डी, ये उसमें क्या ऑप्शन है, एक से ज्यादा आप चार ऑप्शन है, चारों में टिक मार सकते हैं, तीन में टिक मार सकते हैं। नेट में तो कम से कम देख करके हम लोग ना ऐसे करके अंदाज लगा लेते हैं कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, अच्छा ये तीनों लग रहा है, नहीं हमको लग रहा है कि ए बी सी डी होगा, पर ए बी सी डी तो है नहीं, तो ए सी डी मार देते हैं। ऐसे करके हम लोग लगा लेते हैं। गेट में बिल्कुल नहीं है। अभी चार ऑप्शन दिया है, चारों में टिक आप मार सकते हैं, किसी में यहीं पे टिक मारने का ऑप्शन रहता है। अब इसमें आपको दो पता है कि दो सही है, लेकिन एक पता है कि सही है कि नहीं है, श्योर नहीं है, तो आप दो मार दिए तो भी गलत हो गया। ऊपर से निगेटिव मार्किंग कितना, 2/3। तैयारी कौन कराता है गेट का, कोई भी नहीं। तो कहने का मूल यही मतलब है कि ह्यूमन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना दोहरी दोहरी प्रक्रिया, पूरा का पूरा अपने आप को स्कॉलर में बदल दीजिए। वो एस्पायरेंट बन के रहिएगा कि तैयारी करना है, ये वो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूमन बन जाइए एकदम। किस तरीके का क्या चैलेंजेस किस एग्जाम हॉल में फेस करना पड़ जाएगा, नो बडी नोज। तो ये बोला कि दोहरी प्रक्रिया है, तो दोहरी प्रक्रिया में दो चीजें आ रही है, आ रही है कि नहीं, हाँ। तो पहले चीज बोला क्या, कि सेंसरी, है ना, इंद्रियों के माध्यम से, और दूसरा चीज चिंतन के द्वारा। इंद्रियों के माध्यम से और दूसरी चीज चिंतन के द्वारा, सेंसेस और रिफ्लेक्शन या थिंकिंग भी कहते हैं इसको। थिंकिंग के लिए एक वर्ड है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जॉन लोके ने यही बात कही कि दो तरीके से, पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जॉन लोके भी बाद में कहे। अब आप पहले और फिर बाद, पहले भी यही बात बोली जाती है, बाद में भी यही बात बोली जाती है, बीच में गैप होता है, तो वो गैप क्यों है, क्योंकि अंधकार युग था, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया था, फिर से चीजें शुरू हुई, फिर से जो है ना एक नया अंगड़ाई लिया विज्ञान के दृष्टिकोण ने, फिलोसफी ने, तो फिर से वही सब चीजें हम लोग को मिल रही है।
ठीक है, लगभग 15 और 300 1800 साल के अंतर के बाद, लगभग 2000 साल के अंतर के बाद जाकर के जो है ना दुनिया फिर से जगी और ये चीजें आ रही, तो इसीलिए ये चीजें रिपीट हो रही है। फ्रांसिस बेकन को जो मिला ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, जॉन लॉके को मिला यही कि इंद्रियों के द्वारा और चिंतन, ये हम लोग पढ़े थे एक बार, याद है बहुत कुछ समय पहले, कि जो है कि एक फिजिकल नॉलेज होता है जिसको भौतिक ज्ञान को हम लोग इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और दूसरा एक होता है इंटरनल नॉलेज जो चिंतन के द्वारा लॉजिक के द्वारा हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे एक सेब आप लिए, ठीक है, एक एप्पल लिए, खाने वाला एप्पल, ठीक है, तो आपने लिया एक एप्पल। अब आप क्या कर रहे हो, इंद्रियों के द्वारा पहले इस एप्पल को देखते हो, जानी हम चीजों को पहले सूंघते हैं फिर खाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, इंद्रियों के द्वारा पहले इसको देख रहे हो, कलर है, रेड कलर है, ठीक है, दिखने में शेप कैसा है, एप्पल जैसा है, टेस्ट लिया इसका, तो आप इससे क्या हुए कि आपको एप्पल का नॉलेज हुआ। उसके बाद अब एप्पल मीठा या नहीं, या एप्पल अच्छा है, ये क्या हुआ, इसका चिंतन वाला पार्ट है, ठीक है, कि एप्पल बढ़िया है, मीठा है, खाने में अच्छा लगा, तो एक क्वालिटी इससे आपके माइंड में डेवलप हुई कि एप्पल का स्वाद ऐसा होता है और एप्पल को खाना अच्छा लगता है। तो ये जो खाना अच्छा लगता है, ये जो नॉलेज हुआ, ये किसका है, चिंतन का प्रोडक्ट हुआ। और एप्पल का जो कैटेगरिकल नॉलेज हुआ कि मतलब कि एप्पल फ्रूट है, कैसा फ्रूट है, क्या है, तो इसका जो कैटेगरिकल नॉलेज हुआ, ये किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हुआ, ठीक है। तो इसने कहा कि सबसे पहले लेवल पे सेंसस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको प्रोसेस करके हम लोग उसको थिंकिंग में बदल करके हम लोग जो है और कॉम्प्लेक्स करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप लोग को दिख रहा है, बिल्कुल वही चीज है। तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने चिंतन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम लोग सेब की खेती करने लगते हैं, बहुत सारा सेब उगाते हैं, सेब अच्छी चीज है, तो उन लोगों को बहुत फायदा होगा। तो चिंतन के बाद जाकर के वो चीज निकला। अब देखिए, इसके विरोधी कौन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जॉन लॉके का विरोधाभास जो होता है किसके साथ होता है, जॉन लॉके क्रॉस रींड। जॉन लॉके महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं टेबुला रासा, मतलब कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। पूरा क्या है कि पूरा सादा है, और हम लोग अपने एक्सपीरियंस से और परसेप्शन से, जो हम लोग का नॉलेज है, ठीक है, सेंसरी यूज करके फिर उसको थिंकिंग में बदलते हैं, और उस तरीके से हम लोग उस कोरे कागज को रंगते हैं। लेकिन रीन डेस्कार्टिस क्या कहता है, ये कहता है नेचर की बात, कि हर कोई अपने प्रकृति के साथ पैदा होता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, कुछ नेचुरल गुण होता है जो इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो रीन डेस्कार्टिस कहते हैं इनबिल्ट गुण के बारे में, ठीक है, यानी एक तरीके से ट्रेट नहीं कहते हम लोग के आगे साइकोलॉजी में ट्रेट थ्योरी पढ़ते हैं, तो ट्रेट थ्योरी की तरफ रीन डेस्कार्टिस का ज्यादा झुकाव था। और जॉन लॉके का कहना था, बस साइकोलॉजी में बार बार ना दो चीज आती है, हर जगह पे आप देखिएगा, नेचर वर्सेस नर्चर, इन्वायरमेंट वर्सेस जीन्स, इन्वायरमेंट वर्सेस जीन, जीन्स, जेनेटिक्स सर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। करेंगे। तो इन्वायरमेंट वर्सेस जेनेटिक्स, हमेशा दो बात आती है। अब इसमें आप जेनेटिक्स के साइड ट्रेड थ्योरी आता है, तो इसमें आप किसको, रीन डेस्कार्टिस का झुकाव उस तरफ कर सकते हैं, और जॉन लॉके क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब अब बताइए कि अगर आपके सामने बीएफ स्किनर खड़ा हो, ठीक है, और क्या था, जॉन वाटसन खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, तो आप उसको किस तरफ खड़ा करेंगे, इन्वायरमेंट की तरफ या जेनेटिक्स की तरफ, सोच के बताइएगा। आज क्वेश्चन भी था ये गेट में। रिपीट कीजिए तो क्वेश्चन एक बार। आपके सामने जॉन वाटसन और बीएफ स्किनर खड़े हैं, ठीक है, और जो जहां पे कहीं पे मान लीजिए कि कोई एक जगह है जहाँ पे सभा होनी है, और सभा दो भागों में विभक्त है, इन्वायरमेंट वर्सेस जेनेटिक्स। कुछ लोग हैं जो इन्वायरमेंट, जो कहते हैं कि इन्वायरमेंट जैसा बनाता है व्यक्ति को वैसा बनता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति के अंदर कुछ मूल गुण भी होते हैं, उसके हिसाब से तय होता है कि व्यक्ति कैसा बनेगा।
क्या हो। तो आपके सामने बीएफ स्किनर है और वाटसन है, तो वो लोग उसको आप किधर खड़ा करेंगे, इन्वायरमेंट के साइड में या जेनेटिक्स के साइड में? क्या कहती है आपकी समझ? इन्वायरमेंट के साइड में। कैसा बोली? इन्वायरमेंट के साइड में। और जेनेटिक्स किसने कहा? निखत। निखत। ठीक है, निधि आपका क्या ओपिनियन है? मेरा है ये इन्वायरमेंट के साइड, बीएफ स्किनर। ठीक है, पहले निखत आप बताइए कि जेनेटिक्स के साइड क्यों खड़ा करेंगे उनको, आधार क्या है इसका? सर इसलिए करेंगे क्योंकि जो नेचर मतलब जो हम लोग के जेनेटिक्स में होते हैं, जैसे माँ बाप है वैसे इंसान बच्चे वैसे भी तो होते हैं ना। हाँ, तो ये तो आपका ओपिनियन है ना, बीएफ स्किनर से इसका क्या लेना देना? बीएफ स्किनर को वहां क्यों खड़ा करेंगे आप, ठीक है या वाटसन? सर पता नहीं सर, लेकिन जेनेटिक्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो माँ बाप के हिसाब से होते हैं, जैसे मुझे जैसे कि भाई लोग भी है तो बोलते हैं पापा जैसा बाप है वैसा ही बेटा होता है, और क्या इसलिए। सही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका तर्क था कि आपको ऐसा लगा। अब आप बताइए कहकशा और निधि दो लोग कि क्यों उसको इन्वायरमेंटल के साइड क्यों रखिएगा, दोनों को इधर क्यों नहीं रखा जाए? ये रखा जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट, बीएफ स्किनर का तो ये थ्योरी था ना कि इन जो उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलाएगा, जैसा बिहेवियर में परिवर्तन करेंगे वैसा होगा, तो इसलिए उनको ठीक है, इन्वायरमेंट के साइड रखे। ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है? इन्वायरमेंट से आ रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या है करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, बस हम लोग रिएक्शन करते हैं स्टिमुलस का। तो इसका मतलब बिहेवियर शुरू कहाँ से हो रहा है? बाहर से शुरू हो रहा है, इन्वायरमेंट से शुरू हो रहा है, स्टिमुलस वो दे रहा है, तो इसीलिए ये लोग इन्वायरमेंटल के साइड जाएंगे। अगर आपके सामने सिगमंड फ्राइड रहते तो फिर कहाँ डालते हो उनको? सब वो जेनेटिक्स कर जाते हैं। बट सिगमंड फ्राइड जेनेटिक की बात नहीं बोले थे, अंदर की बात तो बोले थे, पर जेनेटिक की बात नहीं थी, सोचिएगा। ये भी तो शायद इन्वायरमेंट ही होंगे ना, क्योंकि ये तो साइको एनालिसिस पे दिए थे, ईगो सुपर ईगो पे तो। हाँ, ये भी इन्वायरमेंट पे ही हो गया, बस अंतर यही है कि बिहेवियरिस्ट जो है ना प्रेजेंट इन्वायरमेंट की बात करता है प्रेजेंट टेंस में, और फ्राइड महोदय पास्ट टेंस में बात करते हैं, ठीक है। वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा है ना, और जो बिल्ड होता है ओवर द टाइम हम लोग का पर्सनालिटी, ईगो, आईडी, सुपर ईगो, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है जेनेटिक वाले में आगे जाकर के ट्रेड थ्योरी वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो सब आएंगे। तो चलिए, ये थोड़ा हम लोग देख लिए। अब तो अरे कितना मैसेज आता है यार व्हाट्सएप पे, इसीलिए हम व्हाट्सएप नहीं रखते थे पहले। हाँ, इसके बाद क्या है कि विच होल्ड द माइंड। तो ये रीन डेस्कार्टिस क्या कह रहे हैं कि माइंड जो है ना पहले से कुछ नॉलेज लेकर के आता है, तो क्या रीन डेस्कार्टिस का कहना गलत है? नहीं सर। थोड़ा बहुत। तो रीन डेस्कार्टिस का कहना गलत नहीं है, सही है, क्योंकि माइंड एक्चुअली में पहले से कुछ नॉलेज तो लेकर के आता ही है, कुछ चीजें हम लोग को जेनेटिक्स भी, बिहेवियर मिलते हैं जेनेटिकली हम लोग। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही कैसे स्तनपान करने लग जाता है, कौन सिखाता है उसको? तो वैसे ही चीज है। तो ये चीजें क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बिहेवियर्स हम लोग लेके आते हैं, और कुछ बिहेवियर्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट हम लोग को डालता है। तो दो भागों में जो है दुनिया बढ़ जाती थी और लड़ा करती थी। और मेरे सामने जब ये डिबेट आया पहली बार ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो हम उसको पहली बार में इस डिबेट को हम किल कर दिए थे। हम सीधा बोले कि व्यक्ति में, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कहाँ से आता है इंफॉर्मेशन, उसमें चेंज कहाँ से आएगा? ऑर्गेनिज्म, चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अडेप्ट किया मतलब बिहेवियर को चेंज किया, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हुआ। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से आया।
वही उसी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन को करके उसने एक सर्टेन लाइफस्टाइल बनाई, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से जो उसमें फिजिकल चेंजेस हुए वो जेनेटिक्स का वे में जाकर अगला। तो दोनों क्या है कि लड़ाई झगड़ा करने की बात ही नहीं है। तो दोनों लगभग एक ही चीज को कह रहा है, कहने का तरीका अलग अलग है। एक कह रहा है कि दूध फट गया है और एक कह रहा है कि दूध पनीर बन गया है। बेसिकली एक के लिए दूध से ज्यादा कीमती पनीर था और एक के लिए पनीर से ज्यादा कीमती दूध है। तो कुछ ऐसी ही बात है। अब हम लोग यहाँ पे इसको खत्म करके आते हैं क्रिश्चियन वुल्फ की तरफ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमैनुअल कांट, कांट महोदय, जिसको आप लोग खूब आंसर में लिखे होंगे। कांट महोदय का कथन है, सोशियोलॉजी के लोग भी लिखते हैं, सोशल साइकोलॉजी के लोग भी लिखते हैं, और हम लोग जनरल साइकोलॉजी के लोग भी लिखते हैं। क्रिश्चियन वुल्फ, ठीक है, ईसाई भेड़िया। नहीं, ईसाई भेड़िया इतना हिंदी मत कर दीजिए किसी के नाम का, मजाक में हम बोले। क्रिश्चियन वुल्फ, कैसा कैसा नाम रख देते होंगे ये लोग। ठीक है, हिंदू शेर नाम रह सकता है तो ईसाई भेड़िया नाम क्यों नहीं रह सकता है। चलिए, क्रिश्चियन वुल्फ। अब ये जो है ना, देखिए क्रिश्चियन वुल्फ जो है ना, साइकोलॉजी जो वर्ड है इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर करने वाले यही है। पहले साइकोलॉजी वर्ड नहीं था, ठीक है। फिलॉसफी का हम लोग जानते थे कि एक पार्ट था, माइंड के बारे में, बिहेवियर के बारे में बात करें तो हर व्यक्ति खुश था इसके बारे में कि हाँ, फिलॉसफी तो विषय ही है, जीवन के बारे में प्रश्न पूछने का विषय ही है, तो माइंड और इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका सबसेट था। तो किसी को ये नहीं था कि साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी टर्म को, है ना, टर्म को पॉपुलराइज किया, लोकप्रिय बनाया। इनके कारण ये टर्म जो है लोकप्रिय हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइकोलॉजी को दो पार्ट में बांटा, एम्पिरिकल और रैशनल। क्या आप लोग बता सकते हैं कि एम्पिरिकल में क्या होगा और रैशनल में क्या होगा, पहले पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर? एम्पेरिसिज्म भी आप लोग जान रहे हैं, रैशनलिज्म भी जान रहे हैं। चलिए हम याद दिला देते हैं। एम्पिरिकल क्या था, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के आधार पर बना हुआ था ना। ऑब्जर्वेशन था और क्या था, एक्सपेरिमेंट था। तो जहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, जहां पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्रयोग की बात होगी, एक्सपेरिमेंट की बात होगी, ऑब्जर्वेशन की बात होगी, वो हो गया एम्पेरिकल। और जहां पे रैशनल, लॉजिक की बात होगी, रीजनिंग की बात होगी, तो वो क्या हो गया, रैशनलिज्म। नॉलेज को जानने का क्या तरीका है, एक एक कहते हैं ना कि सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, करके देख लो सीधा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, है ना। ऑब्जर्व कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, चीजों को डू, स्किल जैसे सीखते हैं। जैसे लकड़ी काटना है, तो लकड़ी काटना आप लॉजिक और रीजन से नहीं सीख सकते हैं जब तक आप आरी हाथ में लेकर के आगे पीछे नहीं करेंगे। तो और जो है ना, मतलब हर 2 दिन 3 दिन पे आप लकड़ी ऐसे काटते नहीं रहेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि लकड़ी काटना कितना आसान है। आपको, हम लोग को देख के क्या लगता है, हम लोग को देख के लगता है कि बाप रे, लकड़ी काटना बहुत लेबोरियस काम है, क्योंकि हम उस जोन पे पहुंचे ही नहीं है कि हमारे हाथ के मसल्स और उनका मोटर न्यूरॉन्स का जो है ना वो लर्निंग वैसे नहीं हुआ है। वरना आप भी 2 से 3 दिन जो है आरी चलाइएगा ना, तो चौथा दिन लगेगा ये तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कोई ताकत लगता ही नहीं है, खाली टेक्निक का काम है। लकड़ी फाड़ना, कुल्हाड़ी चलाते देख करके लोगों को लगता है कि बाप रे कितना काम कर रहा है। हम बचपन से जो है लकड़ी का काम मेरा फेवरेट हुआ करता था, चीरना, लकड़ी चीरना कुल्हाड़ी से या फिर आरी वगैरह से काटना। तो एक टाइम बाद हमको एहसास हुआ, लेकिन हमको सब देख के कहता था इससे होगा, पतला छितला है। वो कहते थे पेड़ काट काट के गिरा दिया करेगा कभी अकेले कुल्हाड़ी से, बचपने से। तो ऐसे कैसे कर लेता है, बहुत ताकत होगा। और समझ में क्या आया, ताकत का काम ही नहीं है, बिल्कुल ताकत का काम नहीं है, सिर्फ टेक्निक का काम है। और वो टेक्निक कैसे आता है, जब आप
मतलब बार बार कुल्हाड़ी ऐसे चलाएंगे, तो गलत टेक्निक से चलाते चलाते क्या हुआ कि आपका शरीर थक जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद ना फिर आपकी मसल्स इस वे में बिहेव करने लगती है कि आपको कम एनर्जी लगे और उसमें आपका काम होने लगे, और फिर आप उस मोशन और मूवमेंट को सीख लेते हैं। और सीखने के बाद जो है ना फिर आप एफिशिएंटली उस टास्क को कम एनर्जी में परफॉर्म कर पाते हैं, तो ताकत भी कम लगा, काम भी ज्यादा हुआ। दौड़ने में भी यही होता है धावकों के साथ। अगर किसी व्यक्ति को दौड़ने में दिक्कत हो रही है, रनिंग में परेशानी होती है, उसका शरीर कंडीशन नहीं हो रहा है, थक रहा है, वो रनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको स्लो पेस में ना धीरे धीरे रनिंग करना चाहिए और लंबा रनिंग करना चाहिए। 8 चक्कर मारो फील्ड का, 10 चक्कर मारो, तब तक मारो जब तक तुम्हारा शरीर थक के बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद जब शरीर के पास एनर्जी नहीं रहती है तो वो उस फॉर्म में आ जाता है कि अपने बेस्ट फॉर्म में कैसे हम शरीर को मूव करें कि कम एनर्जी में हम उसको चला पाए। तो लंबा चक्कर मारने के बाद आपके रनिंग का फॉर्म डेवलप होता है, आपके रनिंग का स्टैंस डेवलप होता है, और तब जा करके आप एनर्जी एफिशिएंट बनते हैं। तब आप क्या करते हैं कि आप 2 चक्कर भी रनिंग करेंगे, छोटा रनिंग में भी जब आप स्प्रिंट मारेंगे तो आपके बॉडी का फॉर्म और मूवमेंट जो होगा ना एकदम एकदम क्या बोलते हैं, एकदम नॉर्मल होगा, फ्लो के वे में होगा। कहीं से भी आपका बॉडी रेसिस्ट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा ताकत नहीं उसको खर्चा हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने पावर का यूज जो है अपने आप को प्रोपेल करने में कर पाएंगे, स्टेमिना को बचा पाएंगे। तो ये क्या था, करके सीखने वाली चीजें, एम्पेरिकल। और एक चीज होती है रैशनल, लॉजिक के वे में, तर्क के वे में। कोर्ट में आप गए हैं तो कोर्ट में कहाँ जो है मर्डर का सीन रिक्रिएट तो नहीं कर पाएगा आदमी कोर्ट रूम में, लॉजिक से इवेल्युएट करेगा, रीजन से इवेल्युएट करेगा। तो सच को जानने के कई तरीके हैं, या तो सीधे करके देख लीजिए साक्षात, या नहीं तो अगर करके नहीं देखा जा सकता है तो लॉजिक लगाइए, रीजन लगाइए, खंडन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो ये सब चीजें करके जब हम निकालते हैं साइकोलॉजी के नॉलेज को तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनल साइकोलॉजी। और जब हम लोग प्रयोग वाला करते हैं तो एम्पिरिकल साइकोलॉजी। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को साइकोलॉजी वाला अपने अपने चॉइस से कौन सा पार्ट ज्यादा भाता है, रैशनल वाला या एम्पिरिकल, या दोनों अच्छा लगता है? दोनों। आपसे यही एक्सपेक्टेड था हमको। कौन ऐसा है जिसको एम्पिरिकल वाला अच्छा लगता है? नहीं सर, दोनों सही है। दोनों सही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का पूरक भी है, इसीलिए दोनों साइकिल के चक्के की तरह है ये। क्योंकि बिना लॉजिक और रीजन के आप एक्सपेरिमेंटेशन में घुसिएगा तो उसमें कुछ फ्लॉ कर दीजिएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिक और रीजन में भले ही एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो लॉजिक और रीजन चाहिए ही चाहिए होता है। यही चीजें होती है ना कि कल जो हम बता रहे थे आप लोग एपिस्टेमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, और स्टेटस पे भी हम उसको वीडियो छोटा सा बना के डाले थे। एपिस्टेमोलॉजी इतनी गजब की चीज है कि आपको जब पकड़ दे देगा ना किसी चीज पे, तो आप कोई भी रिसर्च करेंगे या रिसर्च पेपर, आप समझिए कि इन जनरल भारत जैसे देश के 70% रिसर्च पेपर आप खारिज कर सकते हैं साइकोलॉजी से। आप उसके अंदर इतना फ्लॉ ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो सर ये क्या हो गया, ये तो ईगो चमकाने वाली बात हुई कि हम इतना गलत कर सकते हैं। नहीं, प्रॉब्लम, अभी आप रिसर्च करने जाओगे, अभी आप पीएचडी करने जाओगे ना तो गैप ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। और ईमानदारी से अगर देखा जाए ना तो 60% से ज्यादा थीसिस ऐसे होंगे देश में जो गैप पे किए ही नहीं गए। आप एक टॉपिक मेमोरी का उठाएंगे रिसर्च करने के लिए, और जब आप इसका लिटरेचर रिव्यू करने जाएंगे ना तो इस पे 1 लाख से ज्यादा पेपर्स होंगे, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा पेपर्स होंगे इस पे। 1 लाख पेपर्स को पढ़ना और उसमें से गैप निकालना कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसपे काम नहीं किया गया है, क्या एक जीवन काल में संभव है? नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि चलो 1 लाख तो नहीं कर सकते हैं, आप लोग 15 पेपर का, या आप बहुत जिगरा वाले व्यक्ति हैं तो 100 पेपर का, ठीक है। 100 पेपर का हम साल भर में रिव्यू करेंगे और उसमें से गैप जो होगा उसको चुन करके हम निकालेंगे। तो आपके हिसाब से क्या हो गया कि आपने जो चीज बनाई, ये जो चीज पे स्टडी कर रहे हैं उस पे पहले काम नहीं हुआ होगा, लेकिन इन 100 पेपर्स में काम नहीं हुआ। इसके अलावा जो जितने पेपर्स बचे हैं, ठीक है, 9,99,900 पेपर्स जो बचे हैं, इसमें तो हो सकता है ना वो काम किया गया हो। तो यही सबसे बड़ी दुविधा और डायलेमा होती है हम लोग की। तो हम लोग क्या करते हैं, लोकलाइज कर देते हैं साइकोलॉजी में कि चलो काम अगर किया भी गया होगा तो मेरे मोहल्ले मेरे वार्ड में तो काम नहीं ना किया हो गया, हम अपने वार्ड का नाम दे करके करेंगे। इतना तो पता चल जाएगा कि मेरे वार्ड के ऊपर किसी ने काम किया है कि नहीं किया है, मेरे मोहल्ले मेरे लोकेलिटी पे किसी ने काम किया है कि नहीं किया। तो सोशल साइकोलॉजी में से हम लोग का
जान बच जाता है। और इसी के कारण मतलब सोशल साइंसेज में, साइकोलॉजी में, और इसी के कारण हम लोग कुछ बड़ा और अच्छा चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपकी एपिस्टेमोलॉजी बहुत मजबूत है, आपका लॉजिक और रीजन बहुत साउंड है, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई भी एक पेपर सर्च करेंगे, साथ में आपका रिसर्च मेथड अच्छा है, आपका स्टैट्स अच्छा है, मतलब आप इस तरीके से काम किए हैं ना कि जैसे लगे कि मेरा एक साम्राज्य है, जैसे मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, उस पर खतरा है, अस्तित्व का खतरा है, जितना राजा रानी है, बच्चा है, सब मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग इज एंड, उस एंड पे होने वाला है। और इस तरीके से आपने पढ़ाई की है उस चीज को, तो इसके बाद क्या होगा, जो जो आपके पास पेपर्स आपके आएंगे ना, उन सब में आप फ्लॉ यानी गैप ढूंढ पाएंगे। तो आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक में आपको गैप दिखेगा, हर एक में आपको फ्लॉ दिखेगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे इस चीज को जो है ना, क्या इसने जाके पीछे विश्लेषण किया है, क्या एपिस्टेमोलॉजिकली करेक्ट बनाया है। जहां गैप मिला वहां एक थीसिस, ठीक है, वहां पे जहां प्रॉब्लम मिला वहां सॉल्यूशन। तो पहले आप प्रॉब्लम देख पाएंगे, फिर आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो फिर क्या होगी, जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा आप रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, और मीनिंगफुल रिसर्च पेपर जो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो, ये नहीं कि बाईपास कर जा रहा हो सोशल साइंस का ये लेकर के कि हाँ भाई सोशल साइंस है तो हम ऐसा कर सकते हैं तो कर लो, तो उतना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा फील्ड में, आप एक्चुअली में अपने फील्ड को आगे बढ़ा रहे होंगे। बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, चीजों को करना, पर थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ईमानदारी चाहिए, एकदम अकाट ईमानदारी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके लाइफ में चलेंगे ना तो इतना ईमानदार नहीं हो पाएंगे। ईमानदार होने के लिए इम्प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कुछ हद तक पढ़ाई के मामले में। चले तो आए हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे आ गए लॉजिक और रीजन पे, एम्पेरिकल वर्सेस रैशनल साइकोलॉजी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्पेरिकल और रैशनल साइकोलॉजी का बंटवारा किसने किया, तो किसने किया, क्रिश्चियन वुल्फ ने। साइकोलॉजी साइकोलॉजी टर्म को पॉपुलराइज किसने किया, तो क्रिश्चियन वुल्फ ने किया, ठीक है। अब आते हैं इमैनुअल कांट पे, और इसके बाद जो है हम लोग का 2-3 नाम और होगा, जिसके बाद हम लोग की जो है ना ये चीज सर साइकोलॉजी थोड़ा में नीचे कीजिए तो बस। मेन चीज हम लोग आ जाएंगे। फिर जिन जिन साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मुल्लर के बारे में, स्किनर के बारे में, केस स्टडी पढ़ते हैं, जेस्टाल्ट क्या होता है, ये सब चीज पे हम लोग आ जाएंगे। यानी कि इतिहास जो है ना मनोविज्ञान का, वो लगभग अब हम लोग का समाप्त होने वाला है। इस पे क्वेश्चंस कम बनते हैं हालांकि, लेकिन बन सकते हैं। ठीक है, ऊपर करें। हाँ सर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग इमैनुअल कांट पे। रुक जाके। इमैनुअल कांट, कांट महोदय। अब ये जो है ना, देखिए विद्वानों में क्या होता है ना कि मतभेद तो होता ही रहता है, मतभेद भी हम, सर कभी तो आपका ना माइक ऑन रह गया क्या कैसा, चलो। तो विद्वानों में क्या है, मतभेद तो होता ही रहेगा। अब जब मतभेद होता रहेगा तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को गॉसिप वगैरह पसंद है कि कौन किससे झगड़ा कर रहा है, कौन किसको नीचा दिखा रहा है, किसकी सिक्योरिटी, नहीं। हम लोगों का काम है साइकोलॉजी के स्टूडेंट का, आप कितने दृष्टिकोण को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा दृष्टिकोण को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों की बातें समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप उतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर साइकोलॉजी में बन सकते हैं या फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सबका दृष्टिकोण समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपोज कर रहा है तो उसको भी समझना है, अपना ज्ञान नहीं चेपना है साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। ये सबसे अंतर अंतर वाली चीज है कि साइकोलॉजी का विद्वान क्या होता है, उसमें ये हड़बड़ी नहीं होती है कि वो अपना ज्ञान किसी भी सिचुएशन पे चेप दे कि ऐसा ऐसा है, मेरा ये ओपिनियन है। ये पॉलिटिकल साइंस वालों का काम है कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये स्टैंड है। साइकोलॉजी वालों का कोई स्टैंड नहीं होता, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और समस्या को समझते हैं, और फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए जिस पर्सपेक्टिव का उपयोग होगा, बहुत तरह के दृष्टिकोण में आपको ट्रेन किया जाएगा। जेस्टाल्ट क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, जिस जिस पर्सपेक्टिव से जहाँ पे जो सूटेबल लगेगा आप उस तरीके की थेरेपी को वहां पे लगाएंगे। आज गेट में क्वेश्चन था, एक केस दे दिया और उसके बाद पूछा उसमें कि
4 अप्रोच दे दिया, साइकोडायनेमिक अप्रोच दे दिया, बिहेवियरल दे दिया, ह्यूमनिस्ट दे दिया और एक और कोई था। तो इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा अप्रोच जो है इस केस स्टडी में काम नहीं करेगा। ये जो क्वेश्चन है याद करके, रिवाइज करके या नोट से कर लीजिएगा, नहीं समझ के ही कर पाइएगा। मेन उसी पे हम लोग करते हैं फोकस। क्या बोला इन्होंने? रैशनल साइकोलॉजी को मना कर दिया, बोले रैशनल साइकोलॉजी नहीं होता है, कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते रैशनल साइकोलॉजी। क्यों नहीं मानते हैं सर आप? क्या लग रहा है क्यों नहीं मानते होंगे? बोले नहीं होता है, हम नहीं मानते रैशनल साइकोलॉजी, इमैनुअल कांट। जब रैशनल साइकोलॉजी को मना कर रहे होंगे तो किसी चीज को एंडोर्स तो कर रहे होंगे। हाँ, एम्पेरिकल साइकोलॉजी को ही एंडोर्स कर रहे थे। ये बोले कि लॉजिक से साइकोलॉजी को नहीं समझा सकता। ठीक है, साइकोलॉजी को समझना है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो लॉजिक से नहीं समझा सकता। लॉजिक की अलग दुनिया है, हर कोई थोड़ी ना एक जैसा लॉजिकल होता है, हर व्यक्ति लॉजिक से थोड़ी ना चलता है। तो लॉजिक से साइकोलॉजी को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है। समझा जा सकता है किससे? अनुभवों के द्वारा। अनुभवों के द्वारा मतलब अनुभव ऑब्जर्वेशन बनते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट बनता है, यानी एम्पेरिकल साइकोलॉजी। इमैनुअल कांट महोदय का कहना था, ये भी विद्वान थे और इनका कहना मैटर करता है कि रैशनल साइकोलॉजी हम नहीं मानते, हम मानते हैं एम्पेरिकल साइकोलॉजी। तो माइंड का जो क्वेश्चन है वो जो है अनुभवों पे आधारित, और लॉजिक का तो अपना एक लाइन है, जैसे 2+1 बराबर क्या होता है? 3 होता है। ये लॉजिक है। मैथमेटिक्स क्या है? डिफिनिट है, निश्चित है। वहां पे लॉजिक में हमेशा जो है आप लॉजिक के रास्ते जाइएगा तो एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेगा, उसमें निश्चितता है। लेकिन सोशल साइंसेज में निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, सब्जेक्टिविटी है, सबके बिहेवियर। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं ना कि दिल और दिमाग, ठीक है, ये दिल हो गया और ये दिमाग हो गया, ठीक है। तो दिल और दिमाग हो गया, अब दोनों का बैलेंस करने की बात हम लोग कहते हैं। तो हम लोग में क्या है कि साइकोलॉजी में ये ना कहते हैं कि दोनों का बैलेंस होकर के चलना चाहिए। ये त्रिशूल साइकोलॉजी का सिंबल होता है, साई इसको कहते हैं ग्रीक में, इसीलिए हम इसमें तीर नहीं डाल के हम त्रिशूल डालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं PSI, साइकोलॉजी के फील्ड में भी यूज होता है ये साई त्रिशूल। तो क्या है कि दिल और दिमाग का संतुलन, हर व्यक्ति के लिए ना ये इक्वेशन बड़ा अलग है। कोई दिल का जो है ना 10% यूज करता है, दिमाग का 90% यूज करता है। कोई दिल का 1% यूज करता है, दिमाग का 99% करता है। कोई दिल का यूज ही नहीं करता है, 0% यूज करता है और 100% दिमाग का यूज करता है। ठीक है, कठोर व्यक्ति। कोई व्यक्ति है दिल का 99% यूज करता है, 1% दिमाग का यूज करता है, इमोशनल फूल। कोई व्यक्ति है 80% दिल का यूज कर रहा है, 20% दिमाग का यूज कर रहा है, अरे दयालु दिलदार व्यक्ति। तो क्या है, हर व्यक्ति के लिए दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन क्या है? अलग अलग है, वो उसके डिसीजन मेकिंग में दिखता है। अब जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, पार्टनर बन गया दोनों, ठीक है, ब्याह करा दिया दोनों का गार्जियन की। हाँ, अब एक व्यक्ति ऐसा है कि दिमाग का जो है 90% यूज करता है, उसको पोएट्री सुन के हंसी आता है, पोएट्री और शायरी उसको समझ में ही नहीं आता है, वो खाली बस अगले को उत्साह बढ़ाने के लिए हाँ हाँ कर देता है, ताली बजाता है और कहता है वाह वाह। और कभी कभी कुछ ऐसे घटिया और मतलब उल जलूल की शायरियों बोलता है, कितनी गहरी बात की है। फिर दिल वाला व्यक्ति देख लेता है, समझ जाता है, बोला ओ इसको पोएट्री वोट्री समझ में नहीं आता है, इसको गाने का लिरिक्स नहीं समझ में आता है, मतलब समझ में भी आता है तो किसी पे भी बोलता है कि बहुत गहरा है, बहुत ये है। मूवी का स्टोरी जिसमें है, जिसमें टच है, जिसमें रस है साहित्य में, वो इसको समझ में नहीं आता है। इसको क्या समझ में आता है? ये वो। तो ये दिल वाला व्यक्ति क्या है कि ये अलग है। ये ऐसा व्यक्ति है जो दिल से चलेगा कि वो कोई एक गाने का लिरिक्स को वो जीवन भर सुनते रहेगा, उसको याद रखेगा, रो देगा उसके लिए जो है ना, मतलब उस गाने का लिरिक्स पे उसके लिए उसको जीवन का अर्थ मिल रहा है उस गाने में। और इसको लगता है क्या ही है, क्या कर रहा है, मतलब शायर टाइप से रिएक्ट कर रहा है, दीवाना टाइप से रिएक्ट कर रहा है, क्या इलॉजिकल है, एकदम माइंडलेस है, हमको नहीं पसंद ये सब, अजीब है ये आदमी तो एकदम कैसे ही करता है। अब आइस को देख के कह रहा है तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन करता है, व्हाट अ इडियट मैन यू आर। दिमाग ज्यादा, दिल नहीं। अब इस व्यक्ति को क्या लगेगा, बस यार कैसा नहीं है एकदम, मतलब सिचुएशन और सरकमस्टांस का आदमी है, तो आदमी है तो है ही नहीं, इसमें मशीन है ये तो पूरा। तो
दो आदमी अलग-अलग एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस हो रहा है। एक पोएट्री पे जो है ना एकदम जान फिदा किए हुए, वाह-वाह किए हुए, और एक को पोएट्री कुछ समझ में ही नहीं आता। एक के लिए क्या है कि जीवन में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, आप किस तरीके से बात किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हाथ मिलाने के बाद जाके हाथ धो लिए। अगर आप किसी व्यक्ति से गला मिले और वो जा करके नहा लिया उसके बाद, तो दिल वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। इतना बड़ा संकट हो जाएगा और इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि वो तो एकदम कहेगा कि भाई ये तो बहुत अपमानित और ग्लानि फील करेगा। दिमाग वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं फील करेगा, अरे बाहर से आया था, नहा लिया। ठीक है, कहीं से आया होगा, नहा लिया या नहाने जा रहा होगा। तो यही चीज है, यही तर्क दिया इन्होंने, इमैनुअल कांट ने। बोला कि देखो, रैशनल साइकोलॉजी यानी लॉजिक के रास्ते आप तब चलोगे ना जब सबका लॉजिकल कैपेसिटी एक जैसा होगा। सबका एक जैसा होता नहीं। हाँ, लेकिन अनुभव सबका अलग अलग होता है, तो सबके अनुभवों का अध्ययन करो और उसके हिसाब से साइकोलॉजी का नॉलेज प्राप्त करो, जो कि बहुत हद तक सही भी था। तो बताइए कि क्या इमैनुअल कांट का तर्क जो है गलत था? नहीं सर। नहीं। हाँ, सही था इनका तर्क। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि रैशनल साइकोलॉजी कुछ होता ही नहीं है, रैशनल साइकोलॉजी फालतू की चीज है, क्या ये भी सही है क्या? वो भी सही नहीं है, नहीं, ये नहीं। क्योंकि रैशनल साइकोलॉजी से लॉजिक की बात करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन की बात होगी जहाँ पे भी, या एक्शंस की बात होगी जहाँ पे मान लीजिए इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे इमोशन के बिना ब्लैंड डिस्कशन है, मतलब डिसीजन मेकिंग है, वहां पे रैशनल साइकोलॉजी भी काम करेगी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक में, बहुत सारे जगहों पर काम करती। तो हम लोग एक ऐसे जोन में है ना, सोशल साइंसेज में, साइकोलॉजी में, जहाँ पे कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। हमेशा इस चीज से ना बचना है। रियल लाइफ में जो आपका है ना, लाइन लेंथ बहुत क्लियर होना चाहिए। अब रियल लाइफ में इसको अपने जीवन में दर्शन मत उतार लीजिए कि कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, डिपेंड करता है, नहीं। आम जीवन में और एक्चुअल जीवन में आपकी लाइन जितनी मोटी और मजबूत होगी ना, कि ये सही है और ये गलत है, और जो चीज हमको सही लग रहा है, जैसे जो चीज सही है, मेरा वैल्यूज कहता है कि अगर ये चीज सही है तो हम ठोक के खड़े हैं कि वो चीज सही है, और जो मेरा वैल्यूज नकार रहा है कि चीज गलत है, तो वो गलत है। और मतलब उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, उस गलत के अगेंस्ट हम खड़े रह जाएंगे, हम अपना वैल्यूज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रियल लाइफ में आपको मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी क्राइसिस से अगर नहीं गुजरना है, ठीक है, अगर ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट नहीं होना है, तो इस लाइन को एकदम मोटा और मजबूत रखना है। पर एज ए साइकोलॉजिस्ट जब हम लोग फंक्शन करेंगे ना, तो इस लाइन को मिटाने का काम करते हैं हम लोग अपने लिए, ताकि हम अलग दृष्टिकोण समझ पाए। आपके पास आएंगे केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, अब उसको उसके दृष्टिकोण से देखना, समझना और सॉल्व करना होगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। अपने दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तब तो चप्पल मार के उसको भगा देंगे वहां से। ठीक है, तो यही है, कब अपने सेल्फ में रहना है और कब साइकोलॉजिस्ट के सेल्फ में जाना है। बाजार में बिकते हुए बाजार भी नहीं बन जाना है हम लोगों को। तो यही है कि रैशनल और एम्पेरिकल दोनों चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब ये चीज जो कहते हैं कि प्रॉपर साइंस, प्रॉपर साइंस क्या होता है? प्रॉपर साइंस जाता है डिफिनीट की तरफ। हर चीज का एक निश्चित है ना, उसको चाहिए। जैसे स्मॉल जी का वैल्यू होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी अगर जिसको नहीं पता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मोटे तौर पे समझिए कि ग्रेविटी का वैल्यू है। गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू क्या निकला? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। तो साइंस क्या है? डिफिनीट की तरफ जाता है, प्रॉपर साइंस। साइकोलॉजी डिफिनीट की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि साइकोलॉजी में सब्जेक्टिविटी है। हमको सबका सच समझना है, और सबका सच अलग अलग हो रहा है। उसके बाद सबका परसेप्शन अलग अलग हो रहा है। एक रियलिटी नहीं है, डिफरेंट रियलिटीज है। कोई एक जगह पे कन्वर्ज करना मुश्किल है, एक जगह पे एक निष्कर्ष पे पहुंचना मुश्किल है। हम लोग प्लूरैलिटी में यकीन करते हैं, मल्टीपल चीजों में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स तरीके से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अब विज्ञान में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कि कोई चीज मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप उसका दो तीन जवाब दे सकते हैं, या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो मेटलॉइड होगा। ठीक है, बीच का होगा। तो आप साइकोलॉजी में ऐसा नहीं कह सकते हैं। साइकोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूअम आपको मिलेगा, एक्सट्रीम्स बहुत कम मिलते हैं।
तो इसी कारण से साइकोलॉजी क्या होती है, प्रॉपर साइंस नहीं हो पाती। इसीलिए इन्होंने कहा कि इम्पेरिकल साइकोलॉजी, और ये वो दौर था ना जब साइकोलॉजी 1724, याद है इसी टाइम पे ना वो लैब वगैरह 1600 समथिंग ईस्वी में जो लैब वगैरह बन रहा था और लोग साइंस की तरफ जा रहे थे जर्मनी में, है ना, कि कैसे कैसे हम लोग फिजिसिस्ट लोग थे जो जिनको कि साइकोफिजिसिस्ट कहा गया, कि वो लोग फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट का मेथड्स का यूज करके कॉग्निशन को समझ रहे थे, रिस्पॉन्स को समझ रहे थे, स्टिमुलस को समझ रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि साइकोलॉजी एक तरफ से साइंस बन रहा है और दूसरी तरफ जो है साइंस नहीं भी बन रहा है। तो साइंस क्यों नहीं है, इसके तर्क में यही बात थी कि सब्जेक्टिविटी है, और जहां पे सब्जेक्टिविटी नहीं है, जहां पे डिफिनिट मेथड बना दिया, ठीक है, सबलिमिनल थ्रेशोल्ड की बात कर दी, फिजिकल स्टिमुलस के रेशियो की बात कर दी, तो वहां पे तो साइंस हो गया। तो वहां पे साइकोलॉजी क्या हुआ, प्रॉपर साइंस हो गया साइकोफिजिसिस्ट के नजरिए से, पर इमैनुअल कांट के नजरिए से प्रॉपर साइंस नहीं हुआ, क्योंकि इवन इम्पेरिकल भी है। लोगों ने बोला कि नहीं, साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो साइंस हो गया। इन्होंने बोला नहीं, आप कर भी रहे हो तो भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हो, फिर भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। तो इसी कारण से ये एक प्रॉपर साइंस नहीं है। प्रॉपर साइंस लिख करके इसको हम काट देते हैं, आप लोग भी लिख करके इसको काट दीजिए, ये प्रॉपर साइंस नहीं है। अब इसके बाद एक और बड़ी चीज साइकोलॉजी में, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन समझते हैं आप लोग? कोई हिंदी बताएगा इसका? कुछ हिंदी है, कुछ बड़ा अच्छा सा हिंदी है, रुकिए हम खोजते हैं हिंदी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आत्म मंथन होगा, गहराई से सोचना। आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण कहा गया है साइकोलॉजी में इसको। आत्म मंथन भी वर्ड यूज हो सकता है साइकोलॉजी में, स्टैंडर्ड वर्ड आत्मनिरीक्षण कहा गया है इसको, या फिर आत्म मंथन कह लीजिए, आत्मावलोकन भी कहा जाता है, लेकिन वो सब साहित्यिक थोड़ा वर्ड है, कह सकते हैं समझने के लिए। साइकोलॉजी में आत्मनिरीक्षण वर्ड यूज किया गया। ये क्या है, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना, ठीक है, अपने आप को समझना। तो ये कह रहे हैं कि अपने माइंड को सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर सकते हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की शुरुआत इमैनुअल कांट ने की, और ये साइकोलॉजी के प्रारंभिक मेथड्स में से एक था। इन्होंने बोला कि अगर किसी चीज को, जैसे सब्जेक्टिविटी की बात की, अब इनकी सब्जेक्टिविटी की बात को जोड़िए आत्मनिरीक्षण से, कि आप किसको कैसे देख रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपका लोगों के प्रति एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड लोगों के प्रति निगेटिव है, तो आपको लोगों के चलते फिरते लोगों के भाव भंगिमाओं में, बातचीत करने में, हंसी मजाक तक में आपको व्यंग दिखेगी, कटुता दिखेगा, निगेटिविटी दिखेगी, दिखता है कि नहीं? लेकिन आपकी अगर भाव भंगिमा पॉजिटिव है, ठीक है, आपका अगर मूड पॉजिटिव है, तो आपको कोई व्यक्ति हंसता हुआ प्यारा लगेगा, अच्छा दिखेगा। और आपकी अगर भाव भंगिमा और मूड निगेटिव है, तो आपको हंसता हुआ व्यक्ति क्या होगा, लफुआ दिखेगा। लड़का अगर हंस रहा है, लफुआ है, खिखी करते रहता है। लड़की अगर हंस रही है तो है बेहया लड़की है, कहीं पे भी दांत पसारने लगती है, हाथ चमका चमका के चल रही थी। तो ये जो हम लोग के समाज में साइको आंटियां जो होती है, चाचियां, इन लोगों की ऐसी मेंटालिटी बहुत ज्यादा देखेंगे, और खड़ूस चाचाओं का इस तरह की चीजें आप देखते हैं। तो क्या है कि अब हम बाहर के लोगों को कैसा देख रहे हैं, वो तो हम एग्जैक्टली हम देख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो पॉल्यूट हो रही है मेरे दृष्टिकोण से, मेरे मूड से, मेरे इमोशन से। तो एक काम करते हैं, बाहर के लोगों को नहीं देखते हैं, शुरुआत क्या करते हैं, अपने अंदर को देखने से, ठीक है, कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तो देखा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए एट द मोमेंट, एक एक्सरसाइज हम इसका इंट्रोस्पेक्शन का हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, लोग ऐसे पूछता है ना कि क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, तो ये सिर्फ एक क्या होता है कि एक फॉर्मेलिटी है, आप कैसे हैं। तो भले ही हम मर रहे हैं, दुख में है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि अच्छे ही है, तो हम लोग बोल देते हैं अच्छे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आत्मवंचना से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बार ईमानदारी से अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, अपने भीतर, अपने हृदय से पूछिए, हार्ट से, अभी एट द मोमेंट, कि वो कैसा है, क्या वो खुश है,
देखिए वो जवाब देगा कि नहीं खुश नहीं है या फिर खुश है, ठीक है। जो भी होगा वो जवाब देगा कि हाँ हाँ खुश है या फिर खुश नहीं है। फिर उससे पूछिए कि अच्छा अगर वो बोलता है कि खुश है तो क्यों खुश है, ये ऐसा है इसलिए खुश है, या फिर खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, ऐसा क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो फिर वो आपको बताएगा आपका हार्ट ऐसे कि अरे ये चीज है, कोई एक कारण से, मतलब अंदर में थोड़ा खलिश सा है, थोड़ा वो है, ग्लूमी है, थोड़ा डार्क है, इतना सनी हमको फील नहीं हो रहा है, तब बादल ढके ढके जैसा फील हो रहा है, लग रहा है कुछ चीज की जरूरत ऐसे महसूस हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इस चीज को बाहर से कोई देख पाता है क्या आपके में? नहीं। आप तो बाहर से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अंदर क्या है वो कैसे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये आत्मनिरीक्षण बोला कि माइंड को ऑब्जर्व करो। पहले आप माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको फील करने, उसको देखेंगे कि उसका इमोशनल स्टेट क्या है, कैसा उसको महसूस हो रहा है। उसके बाद फिर उसको काउंसिल करेंगे कि जो है कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, है ना। अभी का जो वक्त है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करना होगा। तो इस तरीके से आप आत्मनिरीक्षण करके अपना काउंसलिंग स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि आत्मनिरीक्षण का मेथड दिया, जो कि साइकोलॉजी का पहला मेथड था। चाहे मेमोरी से रिलेटेड कोई चीज होगी, अगर कोई चीज मैं भूल गया, मैं क्यों भूल गया, इसीलिए भूल गया क्योंकि जिस टाइम पे मेमोरी एनकोड हो रही थी उस टाइम पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन था। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तो टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमको भी समझ में आ रहा है, पर फिर भी दिक्कत क्या हो जा रही है, मे बी क्लासरूम के टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन था, जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन अंदर जा रही थी माइंड में, कुछ कुछ दाएं बाएं होता जा रहा था। तो इससे क्या हो जा रहा है कि मेरा कंसेप्ट 100% नहीं बन रहा है। तो फिर अपने आप से पूछो तो क्या करना होगा, कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि उस वक्त के लिए कोई भी जो है ना हमको डिस्ट्रैक्शन ना मिले। क्या कर सकते हैं, अगर आसपास लाइब्रेरी है तो ज्वाइन कर लिया उस 1 घंटे 2 घंटे के 3 घंटे के शिफ्ट के लिए, 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास कर लिया, बाकी टाइम बैठ के रिविजन कर लिया, आगे। तो ये क्या है, सॉल्यूशन खुद निकल रहा है आत्मनिरीक्षण के द्वारा। तो बस आज यहीं पे हम लोग इसको रहने देते हैं, हमको थोड़ा निकलना भी है। अब ये जो है ना, फिर इन्होंने कांट महोदय ने ये बोला कि देखो ये एम्पिरिकल साइंस जो है ना, अगर साइकोलॉजी जो है अपने आप को रियलिस्टिक सेटिंग में करे, लैब की जगह अगर रियलिस्टिक सेटिंग में करे, रियल के जगह पे आकर के करने लगे चीजों को रियल वर्ल्ड में, तो ये बहुत रिच वे में जो है ना ये काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। और एक्चुअली में साइकोलॉजी का नॉलेज अगर एज अ स्टूडेंट भी आप अपने रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करने के लिए और एनालाइज करने के लिए लगाए, तो आप भी बहुत तेजी से अपने अंदर इसकी समझ को विकसित होता पाएंगे, ठीक है। वो साइकोलॉजी आपके अंदर बहुत तेजी से एक वृक्ष के रूप में ग्रो करेगी। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये इच्छा आ जाएगी कि क्योंकि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, तो वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके हम वो चीजें करें, तो वहां पे आप बर्बाद होने लग जाइएगा। क्योंकि रियल लाइफ में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आपको डिफिनिट आउटकम नहीं मिलेगा। जब डिफिनिट आउटकम नहीं मिलेगा तो फिर आप अपने नॉलेज पे डाउट करेंगे। लेकिन मूर्खता की हद ये थी आधी अधूरी जानकारी पढ़ के कि लोग साइकोलॉजी पढ़ के उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। एप्लीकेशन ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसलिए हो जाता है कई बार क्योंकि बाहर के लाइफ में फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। उतने फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर पाओगे तब ना किसी स्टडी या एक्सपेरिमेंट को आप सोशल सेटिंग में कर पाओगे, नहीं तो आपको लैब में ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, एक थेरेपी के वे में, एक काउंसलिंग के वे में, एक सर्टेन साइड उसका माइंड जोड़ रहे हो। अब वो जा करके वो आपसे थेरेपी ले लिया, उसके बाद दिन में 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाएगा और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उससे बिल्कुल विपरीत बात उसको कन्विंस करा रहा है। क्या क्रिएट होगा होगा उसके मन में, द्वंद क्रिएट होगा। फिर जाएगा दूसरा सेशन लेने के लिए काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास, उसको फिर समझ में नहीं आए कि ये हो क्या रहा है उसको, जब तक वो जो है ना इस चीज को पिन पॉइंट नहीं करेगा कि इसको काउंटर कंडीशनिंग आ कहाँ से रहा है, बार बार ये अनहेल्दी और पेन वाले वे में, ट्रॉमा के वे में क्यों जा रहा है, तब तक जो है उसको। और बाहर के इन्वायरमेंट में कब कहाँ किसको क्या ट्रिगर और प्रेशर पॉइंट मिल जाए, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। किसकी बात कहाँ हिट कर जाएगी, खासकर जब ट्रॉमा या ऐसे डिप्रेशन या ये सब सीन रहता है। तो यहीं पे आज की क्लास को हम लोग सर नीचे की विराम देते हैं और